Well, hello guys, my name is Tushar Joshi. In this video, we're gonna talk about छत्रपति संभाजी महाराज. आने वाली 14 मई को उनकी जयंती है, तो आज इस वीडियो में हम उनके बारे में सीखेंगे. उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं एज अ वैल्यू लेसन, उनकी स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे. आपको आसान हो ये स्टोरी सुनना, इसलिए इस वीडियो को 4 सेक्शन में किया है. 4+5, 5th विल बी द कंक्लूजन, 4 विल बी द स्टोरी. इस पूरे वीडियो को देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, बुरा लगे तो डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो. आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मुझे फीडबैक देगा कि आपका एनकरेजमेंट भी देगा, फीडबैक भी देगा. एट द सेम टाइम यूट्यूब को बता रहा है कि ये एक एक्टिव चैनल है, एक अच्छा चैनल है, इसको पुश करो. तो आप सिर्फ देखो मत, बहुत से लोग सिर्फ देख रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. एंड लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1. छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था ऑन 14th of May 1657 on fort of पुरंदर which is near पुणे. और उनके फादर थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी महारानी सईबाई. इन दोनों के बड़े बेटे ही वॉज द एल्डर सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज और ही वॉज अ प्रिंस. और प्रिंस से इसका मतलब सिर्फ इनकी लाइफ बहुत लग्जरीज होगी, ऐसा नहीं. इनकी लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस. प्रिंस होते हुए भी 2.5 साल की उम्र में इनकी माँ चली बसी. 8 साल की उम्र में ड्यू टू सम पॉलिटिकल ट्रीटी इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, जो इनको लाने का प्लान नहीं था, बट लाना पड़ा यंग एज में. आगे जाके इनको इनके पिता के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आगरा जाना पड़ा ड्यू टू दिस पॉलिटिकल ट्रीटी. यू कैन चेक ऑनलाइन ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में. तो वो आगरा गए. आगरा में जाने के बाद औरंगज़ेब ने इनका इंसल्ट कराया. आगे जाके इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया. छत्रपति शिवाजी महाराज को हाउस अरेस्ट की थी. संभाजी महाराज वॉज नॉट अंडर एनी अरेस्ट. इनको ये परमिशन थी कि ये कहीं भी घूम सकते थे इन आगरा एंड इवन इन द फोर्ट ऑफ औरंगज़ेब. औरंगज़ेब के किले में या उसके पैलेस में भी जा घूम फिर सकते थे. वहाँ उनको एक बहुत वैल्यूएबल लेसन मिला फ्रॉम हिज फादर. एट द सेम टाइम हिज एनिमी औरंगज़ेब, बिगेस्ट एनिमी. औरंगज़ेब के पास rather उनके पिता का विजन ही ये था, मतलब यंग संभाजी महाराज को आगरा ले जाने की रीजनिंग ये थी उनके पिता की. ये अभी जाएगा, उधर के तौर तरीके समझेगा, उधर की वीकनेस, स्ट्रेंथ, लाइफस्टाइल देखेगा, दुश्मन को बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा. दुश्मन की राजधानी कैसी होती, दुश्मन की लाइफस्टाइल कैसी होती, हर चीज़ समझेगा. एंड दिस वाज इम्पॉर्टेंट एज पर छत्रपति शिवराय. तो वो लेके गए, घुमाया, समझाया, सब किया. और एक दिन आया जब ही ये बाप बेटे भाग निकले आगरा से. पहले वो गए मथुरा. वहाँ पे संभाजी महाराज को मथुरा में एक ब्राह्मण फैमिली के पास रखा. वहाँ पे औरंगज़ेब ने वारंट निकाला था, एक 9 साल का बच्चा है और एक दाढ़ी वाला, उसको पकड़ो. शिवा के साथ संभा होगा, संभा के साथ शिवा होगा, दोनों एक साथ मिलेंगे, पकड़ लो. संभाजी महाराज वॉज केप्ट इन अ ब्राह्मण फैमिली. और शिवराय गए वहाँ से और वो रायगढ़ पहुँच गए 20-25-30 दिनों में. वहाँ जाने का उन्होंने ऐसी अफवाह फैला दी कि संभाजी की मौत हो गई रास्ते में. उसको इतना दूर का ट्रैवल जमा नहीं, रास्ते में बेचारा छोटा बच्चा मर गया. उनके जो विधि होते 13वें दिन पे 15वें दिन सारे विधि भी कराए टू शो औरंगज़ेब कि मेरा बेटा सच में मरा है. औरंगज़ेब को यकीन हो गया, उसने सारे पहरे लूज़ कराए. ये संभाज ख़त्म हो गया. संभाजी महाराज जिंदा थे. वो 2-3-4 महीने बाद आए सेफली. आगे जाके औरंगज़ेब को लेटर लिखा कि इस मेरे बेटे का घर सब आए शिवराय ने. फिर शिवराय को औरंगज़ेब से रिप्लाई आया कि ठीक है, आपको माफ़ कर दे, आप अपने बेटे को बेटा, क्योंकि ट्रीटी कंटिन्यू है अभी भी. तो इधर शिवराय के पास स्ट्रेंथ नहीं थी इतनी अभी, इसलिए उनको उनके बेटे को भेजना पड़ा
औरंगजेब के पास। तो औरंगाबाद उधर औरंगजेब का बड़ा बेटा था, वहाँ पे भेजने से पहले छत्रपति शिवराय ने शंभू राजे को पूरा बताया था कि कैसे वहाँ पे ट्रीट करना, कैसे बिहेव करना। उनको पूरा डिप्लोमेटिक ब्रीफ दिया था और एक उनका भरोसेमंद आदमी भी भेजा था। वो दोनों गए उधर, कुछ आई थिंक 1-2-3 साल रहे और वहाँ से निकल आए। छत्रपति संभाजी राजे वॉज अ ग्रेट वॉरियर इन सेंस हॉर्स राइडिंग वगैरह हर चीज़ एक वॉरियर को आनी चाहिए अच्छी तरह से, वो थी। बट ही वॉज अ ग्रेट विथ हिज इंटेलेक्चुअल स्किल्स मत या सॉफ्ट स्किल्स जिसे कहते हैं। लाइक ये इनको 14 लैंग्वेज की मास्टरी थी। 14 लैंग्वेज, उनमें से कुछ रीजनल थी, कुछ बाहर की लैंग्वेजेस लाइक पोर्तुगीज़, इंग्लिश जैसी भाषाएं भी आती थी और इस रीजन्स की भी भाषा आती थी। तमिल, कन्नड़ जैसी भाषाएं, संस्कृत, तेलुगु इधर की भाषाएं, मुगलों की भाषाएं लाइक फारसी, उर्दू, ये सारी भाषाओं में इनकी मास्टरी थी। बट विद दिस स्किल कम्स लव, और लव के साथ हेट्रेड भी आती। जब लोग तुमसे प्रेम करते, तुम्हारे कुछ लोग ऐसे भी आते जो तुमसे नफरत करते। वैसे ही संभाजी महाराज के साथ हुआ। उनसे नफरत करने वाले उनके ही स्वराज के कुछ मिनिस्टर्स थे। उन मिनिस्टर्स को इनकी ग्रोथ देखी नहीं गई, तो ये स्वराज के ही राजकुमार को, युवराज को डिफेम करने कैसे करे इसके पीछे पड़ गए। इनके बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाना, गलत सलत बातें बताना। उसी टाइम स्वराज में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अब ये छत्रपति बन चुके थे, इन्होंने एक मुहिम निकाली दक्षिण दिग्विजय, जिसके हिसाब से ये एक बड़ी सेना लेके नीचे जाएंगे साउथ की तरफ और स्वराज को एक्सपांड करेंगे। पर उनके पास न्यूज़ थी कि यहाँ पे मुगलों का एक जनरल दिलेर खान नाम का 3 लाख की सेना लेके बाहर ही बैठा स्वराज के। इधर से शिवराय निकली, उधर वो स्वराज पे हमला करेगा। दैट वाज हिज प्लान। शिवराय को ये प्लान पता था, इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज को बोला कि तुम इसे रोक के रखोगे, कुछ भी करो, चाहे तुम मुगलों से दोस्ती का पैगाम भेजो, उन्हें बोलो कि मैं तुमसे मिलूंगा, कुछ भी करो। 3-4-5 सालों तक मुझे कोई युद्ध नहीं चाहिए, अगले 4-5 साल मुझे स्वराज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तो संभाजी राजे ने ये प्लान किया। पहले 3 सालों तक डिप्लोमेटिकली, मतलब लेटर्स के थ्रू उन्होंने ये प्रोमिसेस देना शुरू किए कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे को इधर लोग ठीक से ट्रीट नहीं करते वगैरह वगैरह, कुछ बोल के उसको ये होप्स जताए कि मैं मुगलों को आके मिलूँगा, पर मुझे मेरी सेना बढ़ा के दो वगैरह वगैरह कुछ करके 3 साल तक उसको खींचा। तब तक छत्रपति शिवाजी उनका दक्षिण दिग्विजय मुहिम करके आए। बट इतनी लंबी मुहिम, इतनी बड़ी मुहिम थी वो, विच वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र टू ऑलमोस्ट नियर चेन्नई, जिंजी नाम का फोर्ट है उधर, वहाँ तक। तो इतना एक्सपांडेशन करने के बाद सेना थक गई थी, तो अभी वो लड़ने के कंडीशन में नहीं थी, इसलिए और 1-2 साल इसको खींचना था। तो इधर संभाजी महाराज मुगलों से जाके मिले और ये देख के इन करप्ट मिनिस्टर्स के हाथ में और एक टूल आ गया कि मुगलों को मिलने वाला युवराज, मुगलों से मिलने वाला युवराज है हमारा, इसे मैं राजा या छत्रपति के तौर पर नहीं देख सकता, और डिफेम करना शुरू। पहले चल रहा था और डिफेम करना शुरू। फिर आगे जाके संभाजी महाराज वापस आ गए स्वराज में। वो आए थे फोर्ट ऑफ पन्हाला का फोर्ट में आए थे, विच इज़ नियर कोल्हापुर अगेन। वहाँ पे आके कुछ महीना वो रुके और उन्हें न्यूज़ मिली कि उनके पिता का स्वर्गवास हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ है। तो इस न्यूज़ ने उन्हें अंदर से हिला दिया। मीनवाइल रायगढ़ पे कुछ करप्ट मिनिस्टर्स थे जिन्होंने छत्रपति शिवराय की दूसरी पत्नी महारानी सोयराबाई, उन्हें उनके सामने शंभू राजे की एक गलत इमेज क्रिएट करनी शुरू की कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, करप्टेड है, वो मुगलों से जाके मिले वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बताना शुरू किए। उनकी औरतों पे गंदी नज़र है, वो ड्रिंक्स लेते हैं, ऐसा कोई छत्रपति होता, एंड सो। और दूसरी तरफ ये इमेज दिखाया कि आप राजमाता बनिए, आपका जो बेटा है, विच वॉज द सेकंड सन ऑफ छत्रपति शिवराय, हुज नेम वॉज राजा राम,
उसे छत्रपति बना। संभाजी राजे को जेल में डाल दो, ये लालच भी दिखाए और ऐसा डार्क इन्फ्लुएंस क्रिएट करा गया कि संभाजी वॉज अ डार्क कैरेक्टर। इस सिचुएशन में और अंधे प्यार में महारानी सोयरा बाई ने एक लेटर लिखवाया ऑफ अरेस्टिंग छत्रपति संभाजी महाराज। अब ये छत्रपति ने अब युवराज संभाजी महाराज को अरेस्ट करने का लेटर लिखवाया और कहा कि जाओ उन्हें अरेस्ट करके आओ। ये लोग गए और जाते समय रुके कहाँ पे? हम्बीर राव के पास। हम्बीर राव कौन थे? हम्बीर राव सर सेनापति। सर सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ। इनके पास गए, इनको बोला कि शंभुराजे को अरेस्ट करना। हम्बीर राव मोहिते इस बंदे को पता था कि शंभुराजे क्या है, एक्चुअली क्या है, और इनके पिता के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी। बहुत गिने चुने लोगों को पता था, उनमें से हम्बीर राव एक थे और वो महारानी सोयराबाई के सगे भाई थे। पर इस इंसान ने रिश्ते में अंधा नहीं हुआ, इसने स्वराज को देखा। इन्होंने इन्हीं करप्ट मिनिस्टर्स को या ऑफिसर्स को अरेस्ट किया और शंभुराजे के पास ले गया और बोले कि आप इनके साथ करिए जो करना है। उस टाइम शंभुराजे ने इनको माफ़ कर दिया, पर आगे जाकर इन्होंने फिर से मस्ती की, इसलिए इनको सज़ा दी गई मौत की। उसके आगे संभाजी महाराज ने राज्याभिषेक कर लिया। अभी उन्हें पता था कि औरंगज़ेब इधर आने वाला है, आज नहीं तो कल क्यों, आज ही बुला लेते और उसके लिए हम प्रिपरेशन भी कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने, उनके पास फाइनेंसेस नहीं थे, इसलिए उन्होंने बुरहानपुर और औरंगाबाद को लूटने का प्लान किया। उन्होंने ऐसे अफवाह फैलाई कि मैं सूरत जा रहा हूँ, मेरे पिता की तरह मैं सूरत जाके सूरत लूटूंगा। बहुत हवा फैलाई, लोगों को बिलीव होने लगा। बुरहानपुर औरंगाबाद की सेना सूरत में आ गई और ये जाके वो एरिया लूट गया। उधर लिमिटेड सेना थी, उधर जाके वो सब लूटा। ये 2 शहर लूटने की किसी ने सोची भी नहीं थी, क्योंकि ये 2 शहर औरंगज़ेब की बहुत प्यारे थे। इधर हीरे मोती जो भी सोच सकते हो, हर तरह की रिचेस थी, हर तरह की लग्जरियस आइटम्स थी, हर चीज़ थी जो चाहिए एक राजा को एक किंगडम रन करने के लिए। तो यहाँ से वो चले आगे गए। यहाँ से इन्होंने ये 2 चीज़ें लूटी और ये न्यूज़ औरंगज़ेब के पास पहुँची। यहाँ से इन्होंने ये 2 शहर लूटे, ये न्यूज़ औरंगज़ेब के पास गई। ये न्यूज़ सुन के वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उतने में तीसरी न्यूज़ आई, क्या उसका ही बेटा, सबसे यंगेस्ट सन ऑफ औरंगज़ेब, इसका नाम था अकबर। वो अकबर बिरबल वाला नहीं, अलग अकबर है। वो था आई थिंक दादा या परदादा होगा, ये उसका बेटा है। इसने रिबेल किया था औरंगज़ेब के साथ बाय हेल्प ऑफ राजपूत्स के हेल्प से इसने औरंगज़ेब के अगेंस्ट मुहिम निकाली थी। बट औरंगज़ेब ने उसको बिना लड़ाई के कुछ प्रोपागेंडा करके हरा दिया था। ये हारा हुआ अकबर चुपचाप संभाजी महाराज के पास आके बैठ गया कि आप मेरी हेल्प करो, मुझे अपने बाप को ख़त्म करना। संभाजी महाराज बोले ओके, क्योंकि और ये सुन के औरंगज़ेब हिल गया। क्योंकि उसने ऐसा लेटर लिखवाया था, पूरे भारत में ऐसी ऑर्डर निकाला था पूरे भारत में कि मेरे बेटे को कोई भी पनाह देगा या उसकी कोई हेल्प करने की कोशिश भी करेगा, वो मुझसे दुश्मनी मोल रहा है। इट्स लाइक आज यूएस से दुश्मनी मोलने जैसा है। वो यूएस से कोई दुश्मनी करने की सोचता भी नहीं है। छोटा सा देश था, उसने सुपर पावर को हिट करने की कोशिश की थी। औरंगज़ेब को ये 3 चीज़ें काफ़ी थी दक्खन खींचने के लिए। वो दक्खन में आया, अपनी पूरी 5 लाख की सेना लगी। कितनी? 5 लाख। संभाजी महाराज के पास हार्डली 2.5 लाख की सेना थी, 2.5 से 3 लाख। तो सबसे शुरुआत में औरंगज़ेब ने ऑर्डर दिया कि बॉर्डर के कुछ किलों पे कैप्चर करना शुरू करो। उसमें से एक किला था राम सेज का, वहाँ पे एक किलेदार थे। उनके पास उस किले पे कुछ बड़ा किला नहीं था, बहुत छोटा सा किला था और बहुत सिंपल सा किला था। उस पर डिफेंस के नाम पे न तोहफे थे कुछ थी, अंदर कुछ आदमी थे, हार्डली 600 सोल्जर्स थे और इनका किलेदार था। और उस पर मुगलों ने भेजा, औरंगज़ेब ने भेजे 20,000 के सैनिक। आई थिंक शहाबुद्दीन खान नाम का बंदे को बोला कि वो लेके आ। वो बोला 1 दिन में लेके आऊँगा, क्या बड़ी चीज़ है 20,000 के। 1 दिन की बात मार के गया। आई थिंक उस किलेदार का नाम था रामजी पांगेरा। आई विल करेक्ट, इधर मैंने आई एम नॉट श्योर वही नाम, नीचे नाम करेक्ट लिखा आएगा इधर। सो उस बंदे ने 600 लोगों के साथ युद्ध लड़ा। कितने टाइम तक लड़ा होगा?
1 साल 600 लोग वर्सेस 20,000 लोग लड़े 1 साल तक, वो किले से हिले भी नहीं। वापस औरंगज़ेब ने बुला लिया, फिर 20 पहले 20 भेजे थे, अभी 40 भेजे, फिर 50 भेजे, फिर 60 भेजे। बाद में 6 साल के बाद स्वराज की पॉलिसी थी कि एक किले पे एक लिमिटेड टाइम रहेगा, फिर दूसरा किलेदार आएगा। जैसे 6 साल तक वो लड़े, उसके बाद दूसरा किलेदार जो आया वो करप्ट था, उसने ट्रीटी कर दी और वो किला पैसे के बदले दे दिया। और 6 साल तक इस बंदे ने वो किला मुगलों के हाथ आने नहीं दिया। छोटा सा औरंगजेब का एक दिन का खर्चा अपने सेना पे उस टाइम 5 लाख तक होगा। उस टाइम के 5 लाख मतलब बहुत होते, विच इज़ आराम से 50 से 500 करोड़ के आसपास होगा। 50 करोड़ तो होगा आज के दिन का खर्चा होगा। हाथियों का खाना कितना होता है, 5 लाख की सेना का खाना कितना होता है, उनके साथ नौकर चाकर दास सेवक औरतें सब, और उनमें से कुछ लोग शौक फरमाते थे अलग अलग, उनके खर्चे, घोड़ों के ऊँटों के खर्चे, तो बारूद गोला, इन सब का खर्चा दिन का कितना होगा। 6 साल एक किले के पीछे घुमाया। औरंगजेब फ्रस्ट्रेट हो गया, वो फिर बोला कि इधर नहीं जाएंगे, अभी हम आदिल शाही पे जाएंगे। आदिल शाह कुतुब शाह को 1 साल में ख़त्म कर दिया। उधर से थोड़ी पावर गन की। इस टाइम उसने ब्रिटिश को इन्फ्लुएंस किया कि हमारी मदद करो। नीचे से चिक्का देवराय को उठाया, पोर्तुगीज़ को उठाया, इधर से सिद्दीज़ को उठाया, सब ने एक साथ हमला किया। कुछ नहीं, संभाजी महाराज ने ऐसी प्लानिंग की थी, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि तुम लोग इनसे लड़ोगे, तुम लोग इनसे लड़ोगे, तुम लोग इनसे लड़ोगे, मैं इनसे लड़ूंगा। 9 साल तक औरंगज़ेब को इसी दक्खन की भूमि में घुमाते रहे छत्रपति संभाजी महाराज। 120 से ज़्यादा लड़ाई लड़ी, औरंगज़ेब कुछ न कर पाया। आगे जाकर छत्रपति संभाजी महाराज की फैमिली में उनके ही साले साहब थे। उनको छत्रपति शिवराय ने प्रॉमिस किया था कि मेरे को, उनको जब बेटा होगा तभी उनको वतन दिया जाएगा, बट सिचुएशन वैसी नहीं थी कि वतन दिया। और शिवराय ने वो रूल ही नहीं रखा था, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट ही डिस्ट्रॉय कर दी थी ऑफ वतन। उनके हिसाब से वतन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने वतन निकाल दिया था। इनके फैमिली को समझाया था कि वतन नहीं देंगे, पर इनकी फैमिली पीछे ही पड़ी थी, इसलिए उनको उस टाइम उनका दिल न दुखाए, इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया। यही गणोजी शिर्के संभाजी महाराज के साले साहब, ये मुग़लों से मिल गए। उनको मिला नहीं वतन, बुरा लगा, मुग़लों से मिल गए। उन्होंने बताया मुग़लों के एक जनरल को कि संभाजी महाराज कहाँ से आते। मुग़ल गए, संभाजी महाराज को उसी रास्ते पे कैप्चर कर लिया। 5 लाख उखाड़ने, 5,000 से पकड़े गए। धोखेबाज फैमिली में होंगे तो ऐसा ही होगा। लाइफ में अपने करीबी लोगों को, धोखेबाजों को अपने पास मत आने दो। ये एक पहला लेसन दे रहा हूँ इधर ही। संभाजी महाराज के साथ उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे कवि कलश, उनको भी पकड़ा गया। इन दोनों को औरंगज़ेब के सामने खड़ा किया। औरंगज़ेब ने पूछा, तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत पेन दी है, मैं तुम्हें अभी माफ़ कर सकता हूँ। 3 चीज़ें। सबसे पहले, मुझसे जो खजाना लिया वो वापस करो, हमारे में कौन कौन फितूर तुमसे मिले वो बता, और तीसरी बात ये बता कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे या नहीं। ये तीनों चीज़ें मान लो, अभी छोड़ दूंगा, माफ़ कर दूंगा, पावरफुल बना दूंगा। इतनी पावर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा जितनी मैंने किसी के हाथ में नहीं दी आज तक। आज तक कोई ऐसा पावरफुल मुग़ल जहागीरदार या मनसबदार नहीं बना, कोई ऐसा जनरल नहीं बना। वैसे बन जाऊँ, चलो हमारे संग आगरा, तुम्हें वहाँ के रख्त के शान शौकत में रखूँगा। शंभूजी महाराज ने साफ मना किया, उधर औरंगज़ेब की इंसर्ट की। औरंगज़ेब बोला, वापस सोच लो संभाल, मैं तुम मारे जाओगे, टुकड़े टुकड़े करके मारे जाओगे। संभाजी महाराज हंसे और बोले कि टुकड़े कर दोगे मेरे, मार दो मुझे, मेरे शरीर को टुकड़े कर दोगे, मेरा खून इसी मिट्टी में मिल जाएगा, और इसी मिट्टी से और हज़ारों लाखों संभाजी निकल आएंगे जो तेरी कब्र यहाँ गाड़ेंगे। औरंगज़ेब, वही लाइन थी उनकी। फिर क्या, और उस टाइम ये एक रूल था, या एक क्या बोलते हैं, ऐसा एक डिसिप्लिन था मुग़ल दरबार में कि औरंगज़ेब की आंखों में आंखें डाल के कोई नहीं बोल देखेगा, पर ये आंखें फाड़ के देखने वाला शेर था जो औरंगज़ेब से देखा नहीं गया। औरंगज़ेब ने ऑर्डर दी, इसकी आंखें निकाले। तो गरम गरम सलियान की आंखों में डालने की ऑर्डर मिली अगले दिन। दिस इज़ वन रेफरेंस आई हैव हर्ड, मुझे पता नहीं कन्फर्म है नहीं, ये में भी ये ड्रामेटिक हो रहा होगा, बट मैंने आई थिंक ये अकबरनामा का एक लेक्चर पढ़ा था किसी का, तो औरंगनामा, सॉरी अकबर ने औरंगज़ेब नामा, मतलब औरंगज़ेब की डायरी पे कोई एक लेक्चर सुना था, उस पर बताया गया है
अगले दिन औरंगजेब का एक जल्लाद, मतलब जो सज़ा देने वाला है, वो आदमी आया। ही वॉज लिटिल ओल्ड, 60-70 की एज का बंदा था। वो आया, गरम गरम सलिया लेके आया, रखी उधर गरम करने कोयले में। और संभाजी महाराज को देखा, बूढ़ा आदमी था, हाथ घुमा उनकी बॉडी पे और पूछा, राजा जी मान क्या नहीं लेते इनकी बात, अभी मान लो, बाद में मुकर जाओ। ऐसा इतना अच्छा शरीर मिला है, इसे ख़त्म क्यों कर रहे हो इनकी। संभाजी महाराज कुछ से स्माइल किया, आप अपना काम करिए, इतने ही बोले। फिर इस बंदे ने अपनी वो गरम गरम सलिया निकाली, आँखों के पास लाई। बाकी कोई होगा तो आंखें बंद कर लेंगे। संभाजी महाराज की आंखें खुली की खुली थी। इस बंदे ने पूछा कि राजा जी आंखें बंद नहीं करोगे। इधर संभाजी महाराज की एक बहुत अच्छी लाइन थी, कुछ फितूरों की आंखें खोलने के लिए हमें खुली आंखों से हमें खुली आंखों से इस सज़ा को देखना पड़े। इस सज़ा को खुली आंखों से देखना पड़ेगा। आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। ये देखते ही इस आदमी को समझ गया कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। क्या डिटर्मिनेशन थी, अपने वैल्यूज़ के लिए कितने स्ट्रांगली खड़ा है ये आदमी। वो जल्लाद भी ये सुनते हुए जल्लाद कांप उठा। उसने अपने आंखें बंद कर लिया और बोला, है परवरदिगार ये तेरा बंदा है, मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि उसके पास तो ऑर्डर, वो तो एक गुलाम था, एक नौकर था, उसको ऑर्डर्स मिले थे, वरना औरंगजेब उसकी वाट लगा देता। उसने डाल दिया आँखों में और घुमा दिया। कुछ नहीं, जलने की आवाज़ आई, बस कुछ जलने की आवाज़ आई। खून निकला, जली हुई खून निकला, जला हुआ आँखें पे पुतलियाँ जली हुई, आँखें पूरी जली हुई निकल गई। बाहर औरंगजेब खड़ा था, वो रुका था। संभाजी महाराज की चीख पुकार सुनाई दे, दर्द सुनाई दे। उसे सुनाई दिया संभाजी महाराज की हंसी। जल्लाद बाहर आया रहा, उसको औरंगजेब ने पूछा, तुमने उसकी आंखें निकाली? उसने बोला हाँ। चिल्लाया क्यों नहीं? नहीं चिल्लाया, आप जाकर देख लो। देखा तो वहाँ संभाजी महाराज को बांधा था, हंस रहे थे, उनकी आंखों में होल्स हुए थे गोल गोल। संभाजी महाराज बोले, औरंगजेब तुम इस मिट्टी से भगवान मिटाना चाहता है ना? देख मेरी पूरी बॉडी भगोई होगी। पहले उनके बॉडी पे बहुत टॉर्चर हुए थे, उनकी खाल घिस घिस के निकाली हुई थी, बॉडी लाल हो चुकी थी। औरंगजेब फिर से पूछा, कौन कौन फितूर है, खजाना कहाँ पे छुपा है, कौन, और कन्वर्ट कर ले। नहीं माना, करना वो कर ले, नहीं माना, नहीं मानूंगा तेरी चीज़। संभाजी महाराज के मुख से जगदम्बे का नाम आया था, जगदम्ब जगदम्ब। ये औरंगजेब सुनाई नहीं दिया और उसका इंसर्ट पे इंसर्ट कर जा रहे, ये भी सुनाई नहीं दिया। उसने कहा इसकी ज़बान निकाल लो। जितनी बात ये सुनाएगी कि ज़बान निकाल लो। अभी ज़बान निकालना ये प्रोसेस ज़रा पेनफुल होता है, मैं आपको बताता। आई डोंट नो इससे मेरी वीडियो रहेगी या नहीं, यदि आप देख रहे हो तो सुन दो, ये सुनना इम्पोर्टेंट है। हमारे राजा के साथ क्या हुआ ये जानना हर एक देशवासी के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़बान निकालना मतलब जीभ में खोक लगाया जाता है और वो जीभ खींची जाती है, इधर से पूरा सेक्शन निकल आता है। जीभ यहाँ से निकाली गई तब खून 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 की नदियाँ बही, अंदर से खून और मीट निकला और चिल्लाए नहीं, फिर भी कुछ नहीं चिल्लाए, शांत बैठे रहे। आगे ऐसे ही 40 दिन तक एक एक पार्ट, कभी उंगलियां तोड़ना, कभी खाल निकालना, कभी बाल उखाड़ना, कभी नाखून निकालना, रोज एक टॉर्चर। कभी आँखों की पुतलियों में मिर्च मसाला डालना, फिर खाल उखाड़ कर उसमें मिर्च मसाला डालना। संभाजी महाराज शांत थे। एक ऐसा भी टाइम आया जब इन्हें पता भी नहीं चल रहा था दिन है या रात है या सुबह है या शाम, कोई पता नहीं। ऐसे ही खड़े 40 दिन तक। औरंगजेब पागल हो गया 40 दिन बाद कि भाई ये झुक ही नहीं रहा, इसको काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, छोटे छोटे टुकड़े करके कौवे चीलों को खिला दो। उसे लगा कि इस छत्रपति को मार दिया तो स्वराज मेरा हो जाए, बट नहीं। संभाजी महाराज के शब्द थे वो, वही सच हुए। हर घर से एक संभाजी निकल आया, हर घर से एक योद्धा निकल आया संभाजी की तरह। औरंगजेब को इसी में अगले 27 सालों तक घुमाया और इधर ही गाड़ दिया।
दैट वॉज छत्रपति संभाजी। अब इनसे सीखने जैसी 5 चीज़ें क्या है। सबसे पहले प्रिजर्वेंस एंड रेजिलियंस, मतलब जब सख्त होना है, जब सिचुएशंस आए तभी स्ट्रांग होना आना चाहिए, जब सिचुएशंस आए तभी फ्लेक्सिबल भी होना आना चाहिए। इतनी बड़ी सेना थी आई सामने, 10 तरह के लोग आए, इनको इनकी आइडियाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी पड़ी और अपने आइडियाज़ को स्ट्रांगली प्रेजेंट भी करना पड़ा। के बाद सेकंड थिंग स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग एंड प्लानिंग, और उसके साथ कैलकुलेट रिस्क टेकिंग भी। इनके पास ये एबिलिटी थी कि दुश्मन को समझ सके। इनके पिता ने उनको यंग एज में भेजा था ना मुगलों के पास, इसकी वजह से क्यों भेजा था, इसीलिए भेजा था ताकि ये लड़का मुगलों को समझे, और वही किया इन्होंने। ये मुगलों को अच्छी तरह जानते थे, ब्रिटिशों को जानते थे, सिद्दीज़ को हर दुश्मन को, पोर्तुगीज़ को, सबको अच्छी तरह जानते थे, समझते थे। इसलिए दुश्मन की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानोगे तो कोई भी रिस्क वो इंसान कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। रिस्क लेने के लिए हमारी हिम्मत होती नहीं क्योंकि हमारे पास सही नॉलेज नहीं है। सही नॉलेज लो, स्ट्रेंथ वीकनेस सब चीज़ सामने वाले की सिचुएशन की जान लो। इधर दुश्मन नहीं, इधर हमें सिचुएशन को समझना है। रियल लाइफ में कोई भी रिस्क लेने से पहले सिचुएशन को समझ लो। सिचुएशन समझ गए तो रिस्क लेना आसान हो जाता है, मतलब क्लैरिटी आ जाती इन सिंपल वर्ड्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। उनके साथ ऐसे नहीं था कि सब उनके अगेंस्ट थे, उनके विरोध में थे। इंटरनली कुछ लोग उनके साथ भी थे। लाइक उनके साथ एक नाम ले सकता हूँ मैं, आप चेक कर लो आगे जाके। एक थे कवि कलश नाम के, जो जब भी शंभू महाराज को कैप्चर किया गया तभी इनको भी कैप्चर किया। जो सज़ा संभाजी महाराज को दी गई सबसे पहले इनको दी गई। इन्होंने भी उसी पेशेंस के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ वो सज़ा ली जिस सज़ा संभाजी महाराज ने ली जिस तरह। तो ऐसे क्लोज लोग भी इन्होंने साथ रखे थे, और अपने जिनको अपने से अपना माना वैसे लोगों ने इनको दगा दिया। तो ये सही तरह समझ लो कि किसको कहाँ रखने का, कौन अपने कौन पर ये समझ में आना चाहिए। एंड फाइनल थिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टैंडिंग अप फॉर योर बिलीव्स, योर बिलीव्स या वैल्यूज़ हमारे जो है, उसके लिए इस आदमी ने 40 दिन तक टॉर्चर सहा। इनकी वैल्यूज़ या इनका बिलीव क्या था, स्वराज। उसके लिए इन्होंने 40 दिन तक टॉर्चर सहा, हंसते हंसते मरा ये आदमी। ये वहाँ से भी भाग सकते थे, औरंगज़ेब के वहाँ से कैप्चर हुए ना, वहाँ से भी। पर वहाँ पे वो रहे क्यों, ये मेरी थ्योरी, वहाँ पे रहे ताकि, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे फितूर लोग थे। फितूर ये मर गए तो इन फितूरों के अंदर भी आग लग गई। हमारा वो राजा था तो फितूर, उनमें से बहुत लोग औरंगज़ेब की साइड भी आ गए, पर बहुत लोग स्वराज की साइड आके खड़े हो गए। जनता भड़क उठी और घर से लोग आने लगे, औरतें भी स्वराज में आने लगी। बढ़ गया उल्टा ये पावर, ये हीट और बढ़ गई। औरंगज़ेब को लगे आग बुझ जाएगी, पर यह आग अभी और बढ़ गई, औरंगज़ेब को गाड़ने तक रुकी नहीं। तो उनका ये बिलीव था कि स्वराज मेरे ख़त्म होने से भी स्वराज और बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने ये किया। इज़ वॉट माई थ्योरी इज़। वरना वहाँ से भी वो भाग सकते। उन्होंने जान दी है, वो हमारे लिए दी है। इसलिए ऐसे योद्धा मरते नहीं हैं, अमर होते हैं। ऐसे लोग अमर रहते हैं, ऐसे अमर लोगों के लिए, ऐसे अमर लोगों के लिए जो मर के भी जिंदा रहे, उनकी ही जयंती होती है, हमारे होते बर्थडेज। तो आज हमने एक लीडर के बारे में बात की जिनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, और ऐसे लीडर जो मर के भी अमर हो गए, और ऐसे लोगों को कहा जाता है लीडर। और यदि मैंने जो भी बताया उसमें आप कोई भी पॉइंट सही लगाए, वैलिड लगाए, सोचने पे मजबूर कर रहा है, या ऐसा लगा कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अभी मेरे हाथ में पावर नहीं, आपके हाथ में ये पावर। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत से लोग वीडियो को देखते छोड़ देते, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाले 14 तारीख तक आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो। इस आदमी को ये ट्रिब्यूट है, इस लीडर को ये ट्रिब्यूट है, इसने हमारे लिए जान दी है, इस मिट्टी के लिए जान दी। हम क्या कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को लोगों में ला सकते, खुद में ला सकते।
इनकी एक भी वैल्यू, इनकी एक भी क्वालिटी हम हमारे अंदर ला पाए, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम। तो हमारे अंदर ला, लोगों के अंदर ला। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचा। तुमने इससे क्या सीखा या तुम इसमें से कौन सी क्वालिटी अपने अंदर ला सकते हो, वो मुझे कमेंट में बताओ। और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू। अंटिल दैट, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।